नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही शानदार, जानदार, धुआंधार टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है इंडियन मानसून। और ये जो इंडियन मानसून है एक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी यानी यूपी ट्रिपल एससी से लेके यूपीएससी तक का एग्जाम दें, यानी प्री से लेके मेंस तक दें, और अगर ये मोटे तौर पर ये कहें कि आप द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक का एग्जाम दें, तो आपको इससे जो है आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। खास तौर से सिविल सर्विस में जहां पर ज्योग्राफी का रोल है, तो वहां का ये सबसे कह सकते पसंदीदा और सबसे कह सकते इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने ये सोचा कि आखिर इस मानसून को हम लोग बिल्कुल एकदम सिंपल वे में इसका एनालिसिस किया जाए। तो आखिर ये क्या है मानसून, कब आता है, क्यों आता है, इसको कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित करती हैं, इन तमाम चीजों को यहां पर बताने की कोशिश की गई है। तो एक बात और बता दें कि अगर हम लोग मानसून की बात करेंगे तो मानसून पर ढेर सारी अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग स्कॉलर्स की, लेकिन हम लोग यहां पर एक कोशिश ये करेंगे कि आपको इसका एक पूरा होल डायमेंशन समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये मानसून है क्या। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज जान लें कि जो आए दिन हम लोग मानसून मानसून बोलते हैं, तो यहां तक कि आप किसी रूरल एरिया में चले जाइए, वहां का एक किसान, एक फार्मर सवेरे पता लगा खेत में बैठा, बादल देख रहा है, खुपड़ी खुजला रहा है कि हाँ मानसून लग रहा लेट आएगा। यानी अगर वो बरसात के समय खासतौर से जून में अगर आसमान में बादल नहीं दिखाई देंगे तो बड़ा मायूस होता है, निराश होता है, डिप्रेस होता है, वो सोचता है लग रहा है बरसात जो है लेट होगी। तो यहां तक कि कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि ये शब्द मानसून उस गांव में जो किसान है वहां से लेके और एक टॉप लेवल पर बैठे हुए जो आपके मौसम विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, ये दोनों लोग समझते हैं। ठीक, तो हां आइए तो देखते हैं कि आखिर ये मौसम है, मानसून है क्या। लेकिन एक चीज आपको एक और बता दें, मौसम एक शब्द होता है और एक होता है जलवायु, यानी एक वेदर और एक क्लाइमेट। तो यहां पर आपको एक मिनट के लिए दोनों में फर्क बता दें कि जो वेदर होता है वो एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है और एक क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। कई बार आपने ये नहीं किसी को कहते सुना होगा कि सवेरे को पता लगा आसमान में बादल है, बेहतरीन हवा चल रही मंद मंद, तो कभी आपने ये नहीं किसी को सुना होगा कहते हुए कि आज फला डेट में जलवायु बहुत अच्छी है, नहीं सुना होगा। लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि आज मौसम बहुत सुहाना है, घूमने का मन कर रहा है। तो कहने का मतलब जो मौसम और क्लाइमेट, जिसे हम लोग वेदर और क्लाइमेट, एक वेदर का मतलब शॉर्ट टर्म फिनोमिना और जो क्लाइमेट होती है वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं, टॉपिक हमारा मानसून है। तो हम लोग मानसून की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि मानसून जो है ना तो इंग्लिश टर्म है ना हिंदी टर्म, यानी जो मानसून का जो कह सकते हैं मदर वर्ड है, यानी जो इसका आप कह सकते हैं इसका जो जनकदाता है इस शब्द का, वो है अरबिक टर्म और उसका नाम है मौसम। यानी कि मानसून जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। यानी अगर आप इसे एक लाइन में ऐसे कहें तो ये कह सकते हैं कि मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसम। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि मानसून जो है वो एक अरबिक वर्ड मौसम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ऋतु परिवर्तन। कहने का मतलब मानसून जो है वो एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऋतु परिवर्तन, यानी कि हवाओं का ऋतु परिवर्तन, यानी हवाओं का सीजनल चेंज। अगर इसी को हम लोग अगर अंग्रेजी फॉर्म में देखें तो अंग्रेजी फॉर्म में यह कह सकते हैं कि द सीजनल चेंज ऑफ विंड इज कॉल्ड मानसून। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, दो टर्म आपके ऐसे हैं जो आपको बराबर पूछे जाते हैं और बराबर मिलते हैं, और ये चाहे आपकी थ्योरी कोई भी हो, चाहे जितनी भी आपको यहां पर ये चार कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो ये आपके दो तीन टर्म ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। और खास तौर से ये ध्यान रखना, पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी में ये आपको लगातार मिलेंगे। यानी अगर हम ये कह दें कि ये पूरी क्लाइमेटोलॉजी दो तीन शब्दों पर टिकी हुई है, अगर आप ये समझ गए तो आप पूरी बात समझ में आ जाएगी, तो कोई गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन से टर्म हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें, एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं तापमान। इन्हीं की इसकी हम लोग अगर बात करें तो ये आपका हो गया टेम्परेचर।
दूसरा ये टर्म होता है आपका वायुदाब, यानी जिसे हम लोग कहेंगे एयर प्रेशर। ठीक, एयर प्रेशर यानी वायुदाब। तो वायुदाब और टेम्परेचर ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी के ये रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है। आखिर क्या है इन दोनों में इतना अहम, तो आइए देखते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी एरिया का टेम्परेचर अगर राइज करता है, तो अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उस एरिया का प्रेशर जो है वो तुरंत डिक्रीज कर जाएगा, यानी घट जाएगा। कहने का मतलब इतना है कि टेम्परेचर और प्रेशर में बिल्कुल चोर और सिपाही जैसा हाल होता है कि एक साथ दोनों नहीं होंगे। पता लगा चोर भी है सिपाही भी, ऐसा कैसे हो जाएगा? यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा, और अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हम ये कह दें कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा। आपको एक इस अर्थ पर एक यानी ग्लोब पर एक बात समझने के लिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल आपके लिए ला रहे हैं कि अगर आपने देखा होगा इक्वेटर जो को 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है, तो यहां पर सनलाइट बिल्कुल एकदम सीधी पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए यहां का प्रेशर कम रहता है। इसके अपोजिट अगर हम लोग पोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे चले जाएं, वहां पर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर 0/लुल सन्नाटा, यानी टेम्परेचर कम है, कम नहीं बल्कि माइनस में रहता है। तो टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम टेम्परेचर ज्यादा, यानी उल्टा काम करेगा। टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर कम। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर एक चीज तो आपने बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी कि टेम्परेचर और इसका रिलेशन क्या है। अब अच्छा एक बात सोच रहे होंगे कि आखिर टेम्परेचर लो हो क्यों जाता है। कई बार आपने ये दिमाग में आया होगा कि आखिर ये प्रेशर लो क्यों हो जाता है, यानी अगर मान लिया टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्यों लो हो जाता है। उसके कारण यह है कि अगर हम लोग यहां पर देखें इस पूरे सिस्टम को, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे मान लो ये कोई एक एरिया है, यहां का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर यहां का ज्यादा है, यानी ये सनलाइट सन निकाल दो सूरज, यहां का जब टेम्परेचर बच्चा बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब इस एरिया की जो एयर है, वायु है, वो गर्म होगी, और वायु जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है, और हल्की कोई भी चीज होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी, और जब ये ऊपर उठ जाएगी तो ये एरिया पूरा खाली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लो प्रेशर हो जाएगा, और इस एरिया को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं दौड़ पड़ेंगी। बात समझ में आ गई। इसीलिए कई बार आपने गांव देहात में ये कहते हुए सुना होगा कि खास तौर से जब कभी खेतों में या कहीं गन्ने के खेत में या गेहूं में आग लग जाए तो लोग कहते हैं, बूढ़े बाड़े लोग, कि ले लो, आग लगते ही हवा को चलने को रह गया। ये वो नहीं जानते हैं, थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी खेत में आग लगी है तो उस खेत में आग लगने की वजह से उस खेत की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा हल्की होती है, और हल्की हवा होगी तो ऊपर उड़ जाएगी। तो इसका मतलब वो एरिया की जो है हवा खाली हो गई, इसलिए चारों तरफ से हवाएं उस खाली प्लेस को भरने के लिए दौड़ेंगी, इसीलिए आपको लगेगा कि हवा चलने लगी। और जब आग के साथ हवा चले तो आग जो है शेर का सवा शेर हो जाती है। खैर, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यह समझ लीजिए कि जैसे अगर हम लोग अपने जिंदगी में यानी प्रैक्टिकली इस चीज को देखें, जब जेब में पैसा हो तो गर्मी आती है, और जब गर्मी आएगी तो घर में कोई नहीं रुकेगा, भागे भागे घूमेगा, ये खरीद लो वो खरीद लो ये खरीद लो। और जेब में जब पैसा ना है तो ठंडे घर में पड़े चुपचाप। यानी अगर हीट बढ़ेगी, हवा में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा गर्म होगी, और गर्म हवा होगी तो बाहर को भागेगी। जैसे उसी तरीके जब जेब में रुपया होता है तो बाहर भागते हो कुछ न कुछ खरीदने के लिए, और जेब में जब पैसा नहीं है, नहीं ठंडा है, तो पड़े हो कहीं चुप हु कर रहे हो। बात समझ में आ गई। दोनों चीजें कि हवा में टेम्परेचर यानी प्रेशर क्यों घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, यह बात तो समझ में आ गई होगी। अब आखिर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, उसके बाद फिर आपको मानसून पर ले चलते हैं, क्योंकि ये बेसिक फिनोमिना था, इसको जानना बहुत जरूरी था।
यहां पर हम लोग मानसून की जो कई सारी थ्योरियां हैं जिनको अगर आप डिस्कस करें तो बहुत यानी कई घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद आपको एक मानसून पर ओवरव्यू देना, ताकि हर एक बिल्कुल मामूली यानी हर आदमी इसको समझने के लिए समझ सके या समझने के लिए मजबूर हो सके। तो आइए, उसमें एक थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम है थर्मल थ्योरी, यानी मानसून की जो सबसे पहली और कह सकते हैं बेसिक थ्योरी है, उसी को नाम थर्मल थ्योरी नाम दिया जाता है। इसी को क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये थी, जैसे कहते हैं ना क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। ये एक नाम आपने सुना होगा, एडमंड जो है हैली ने इस सिद्धांत को दिया था। कब दिया था? 1686 में, ठीक, ये थ्योरी उन्होंने दी थी। अगर हम उस थ्योरी की बात करें तो वो थ्योरी ये कहती कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टेम्परेचर इज द मेन रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ मानसून, यानी कि इनका कहना ये थ्योरी का है कि टेम्परेचर ही मानसून की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसके बाद एक ये पूरा मैकेनिज्म बनता कैसे है। तो यहां पर आपको बता दें कि जैसे आपने एक ये डायग्राम देख रहे होंगे, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये देखो दिख रहा होगा, आपने ये देख रहे होंगे, ये इक्वेटर वाला एरिया है, और यहां पर आपने देखा होगा, लिखा होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसे ITCZ के नाम से जानते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं इसे। ये उसके बाद में ये आपने देखा होगा, ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, बल्कि 30 से 35 होता है, इसी को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं, यह वाले को, और इसी एरिया को हार्श लैटिट्यूड भी कहते हैं। वो हम लोगों का टॉपिक नहीं है, ये आपका 60 to 65 है, और ये आपका 90 है। इसी तरीके से आप यहां चले जाएं 30 to 35, यहां चले जाएं 60 to 65, और ये 90। यहां पर आप देखेंगे तो ये विंड जो ये फ्लो कर रही हैं, इनको कहते हैं ट्रेड विंड, और ये इधर बह रही, इनको भी कहते हैं ट्रेड विंड। हम लोगों को सिर्फ पूरा ये विंड नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ये बात समझानी थी कि आखिर ये ट्रेड विंड का यहां पर आखिर जरूरत क्या पड़ी। ट्रेड विंड का मतलब पुराने जमाने में जब जहाजों में इंजन नहीं हुआ करते थे, तो ये जलयान जो है, यानी शिप जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी इसको क्या करते थे, ये विंड को एज ए एनर्जी यूज करते थे। जैसे बड़ा सा तरपाल लगा दिया, पाल लगा दिया, जब हवा उससे टकराएगी तो अपने आप वो आगे बढ़ जाएगा। उस जमाने में ये जो व्यापारी वर्ग था, ये इसका इस्तेमाल करते थे, तब से लेकर इसे व्यापारिक विंड या ट्रेड विंड के नाम से जाना जाने लगा। ये आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है, ये नदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है, यानी उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। ठीक है, दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवने अगर यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस वाले एरिया में आखिर इसे जो हम लोग, ये वाला जो एरिया है, यहां पर दोनों आके टकराती हैं। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ये टकराएंगी क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठने पर क्या होगा, हल्की होंगी, यानी ऊपर उठेंगी तो फैलेंगी, यानी दोनों तरफ से आई, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रही, गर्म होंगी। जब ये टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी, फैलेंगी, भारी होंगी, तो फिर से नीचे उतरेंगी, तो ये बन गया सर्किल। ठीक वैसे आपने देखा होगा, किसी पुरानी पिक्चर में पता लगा, एक उधर से कार से आ रहा है, एक जीप से उधर से आ रहा है, पता लगा दोनों जो है, पता लगा आपने देखा होगा सनम बेवफा में, एक पता लगा एक जुबैर खान और एक शौकत खान आ रहे हैं, दोनों जीपें आपस में टकराई। हालांकि उसमें ऐसा नहीं होता, कई बार जीप ऐसे टकराई, खड़ी हो गई, और फिर जीप के नीचे भीषुम चल रहा है। तो ये उसी तरीके के हवाएं दोनों गोलार्ध से आती हैं और फोर्स से आती हैं, और टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद ठंडी होंगी, भारी होंगी, तो फिर से नीचे आएंगी, तो बन गया सर्किल। इसीलिए आपने सुना होगा यहां पर एक हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है हेडली सेल बताना, हमारा बताना दूसरा मकसद था। तो ये बात उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी ट्रेड विंड के। और एक बात और समझ लीजिए कि यही आगे जाके ये आपने सुना होगा, एक फेरल लॉ ये कहता है कि जैसे ही जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है, जैसे ये इसको इक्वेटर को पार करती तो राइट मुड़ जाती हैं, ये आपको आगे चल के अभी दिखेगा मानसून वाले एरिया में। तो अब आखिर हम लोग यहां पर एक चीज और, हाँ एक बात बता दें कि आपको यहां पर एक चीज और जाननी होगी कि आपने देखा होगा कि सूरज जो है
एक साल में एक कभी उत्तर तो कभी दक्षिण। जैसे आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध के लोग जो हैं बिल्कुल एकदम भुने जा रहे हैं, अंडे उबले जा रहे हैं। अगर आप यही बात दक्षिणी गोलार्ध में, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उन लोग हु करते नजर आ रहे होंगे। इस टाइम ठंडी बहुत भयंकर हो रही होगी क्योंकि सूरज उत्तरी गोलार्ध में है। इस टाइम सूरज जो है पूरी तरीके से कृपा दृष्टि किए हुए उत्तरी गोलार्ध वालों को भूनने में। अब क्या दक्षिणी गोलार्ध में सनलाइट तिरछी पड़ रही, इसका मतलब वहां टेंपरेचर कम होगा, उत्तरी गोलार्ध में टेंपरेचर ज्यादा है। अब यहां पर एक बात बता दें, आपने देखा होगा कि दो चीजें आपने देखा होगा, एक 21 मार्च की डेट होती है, इसे आपने देखा होगा समर सोलास्टिक कहा जाता है, यानी ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। अब यहां पर यह होता है सूरज जो है वो उत्तर की ओर प्रस्थान करता है, डिपार्चर। और एक आपने 23 सितंबर की डेट सुनी होगी जब सूरज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ डिपार्चर करता है, यानी एक तारीख वो है जब सूरज 23 सितंबर के बाद दक्षिण गोलार्ध की ओर चला जाता है, और एक कंडीशन वो है जो 21 मार्च के बाद सूरज उत्तरी गोलार्ध में चला आता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आखिर आके आते हैं कि ये बहुत आसान रहेगा ये सारी चीजों को समझने में। तो आइए देखते हैं। यहां पर अभी जैसे हमने आपको एक बात बताई थी कि आईटी सीजेड का कॉन्सेप्ट बताया था। हमने ये कहा था कि सूरज की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती, सीधी पड़ती हैं, जिसके वजह से वहां का टेंपरेचर बहुत ज्यादा रहता है। और उसी एरिया में आके दोनों गोलार्ध की ट्रेड विंड आपस में भिड़ती हैं, और अभी आपको पिछले स्लाइड में दिखाया भी था। लेकिन अब होता क्या है, सूरज जब अगर ये तो कंडीशन तब होगी जब ये बिल्कुल एकदम बीच में रहे, लेकिन सूरज जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो जो आईटीसीजेड जो 0 डिग्री के 5 उत्तर 5 दक्षिण यानी 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में जो एरिया होता है आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन यानी सूरज के अप और डाउन होने के साथ साथ ऊपर नीचे बढ़ता है। यानी एक तरीके से जो आईटीसीजेड है ये वो गड्ढा है जो चारों तरफ से हवाओं को अट्रैक्ट करता है, आओ मिलो आके हमारे पास दोनों तुम। तो यानी कि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ ये आईटीसीजेड भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। इस टाइम गर्मी के सीजन जिसे ये इक्वेटर है, तो जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में आता है तो आईटीसीजेड देख रहे होंगे रेड वाली लाइन, ये उत्तरी गोलार्ध में यहां तक पहुंच जाता है। इसी तरीके जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में जाता है आईटीसीजेड भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। यानी आईटीसीजेड को एक बार फिर से समझ लीजिए कि आईटीसीजेड मतलब वो एरिया जहां पर दोनों गोलार्धों की यानी बोथ हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है वो आपस में यहां पर कन्वर्ज होती, भिड़ती हैं, लड़ती हैं, टकराती हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर एक चीज समझ लो। अगर आपको मानसून को बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में समझना है तो आपको एक चीज समझ लो। आपने सुना होगा कि लैंड ब्रीज सी ब्रीज, असल में अगर हम ये कहें कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो हैं वो एक समझ लो कि छोटा सा उसे समझ लो, यानी मानसून का इतना हिस्सा है, यही को ब्रॉड कर दो मानसून। ठीक है, ये आखिर हम लोग लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज बहुत सारे अलग अलग हैं, आगे चल के कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आपको यहां पर उससे पहले एक चीज और बता दें कि आपको जैसे अभी हमने एक चीज बताने को भूल गए थे यहां पर, अगर आपको एक बात याद होगी कि एक यहां पर देखो, याद ये होगी कि आपने यहां पर जो प्रेशर और विंड की तो बात जान ही ली। अब यहां पर आपको हम एक बात और बता दें, उसके बाद फिर आप चलते। ये आपका वाटर यानी जल और एक आपका स्थल यानी कि लैंड, दोनों की खूबी में दोनों अंतर होता है। जो पानी होता है वो देर से गर्म होता है तो देर में ठंडा भी होगा, जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म होती जल्दी ठंडी भी हो जाती है। कहने का मतलब जिसे देर में गुस्सा आता है वो देर में शांत होता है, और जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो पानी की खूबी ये होती पानी देर में गर्म होगा, और जमीन की खूबी ये होती वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप दोपहरी के समय में यानी सवेरे को, आज के दिनों में सवेरा हो, आप एक बाल्टी या एक टब पानी छत पर जाके रखा ना, और जब बज जाए 2 से 2:30 तब आप नंगे पैर जाके उस पानी को वो बाल्टी या टब को उठा लाना, तो नहीं चल पाओगे। जब ऊपर पहुंचोगे तो इतनी गर्म छत हो चुकी होगी, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे
नहीं चल पाओगे, लेकिन यही पैर अगर उस टब में, उस बाल्टी में डाल के खड़े हो जाओगे तो आपको बहुत आराम मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सूरज ने कोई भेदभाव नहीं किया, टेंपरेचर बाल्टी पर भी उतना पड़ा और टेंपरेचर उस छत के ऊपर भी उतना पड़ा, क्योंकि छत ऑलरेडी जल्दी गर्म हुई, क्योंकि जमीन की खूब, चाहे जमीन हो या छत, दोनों पर यह लागू होता है। छत पत्थर की होने की वजह से और जल्दी गर्म हो जाएगी, तो आप पानी में डाल के पैर खड़े होंगे, आपको आराम मिलेगी। इसका मतलब यह साफ हुआ कि पानी देर में गर्म होता है और जमीन जल्दी। अब इसका सीन को उल्टा कर लो, रात में जैसे सूरज ढल गया, 2-3 घंटे बीतने दो, 9-10 बजे के बाद पूरी तरीके से छत ठंडी हो जाती, लोग चटाई बिछा के सो जाते। अगर छत गर्म रहती तो पता लगा रात भर तो उनकी रेडियोथेरेपी हो रही नीचे से, नहीं होता ना। लेकिन आप रात में उसी बाल्टी के पानी को देखेंगे, छत तो ठंडी हो गई लेकिन पानी फिर भी गर्म दिखाई देगा, हल्का गर्म दिखाई देगा। तो ये उम्मीद है बात समझ में आई होगी, क्योंकि बेसिक चीजें थी। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, देखो अब यहां पर जो तो ITCZ भी जान लिया। अब एक बात और बता दें आपको कि हवा जो है तब तक नहीं चलेगी जब तक कि प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। और प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? सूरज महादेव। यानी टेंपरेचर जो है फ्लक्चुएट किया तो प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, और प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा तो हवा बहना शुरू हो जाएगी। यानी ठीक उसी तरीके से जैसे नदी को बहने के लिए, यानी पानी को बहने के लिए ढाल में अंतर जरूरी है, उसी तरीके से हवा को चलने के लिए प्रेशर डिफरेंस जरूरी है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नदी की ढाल में जितना ज्यादा, यानी अगर स्लोप ज्यादा होगा, पानी का फ्लो उतना ज्यादा होगा। अगर इसी तरीके से प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हवा का बहाव भी उतना तेज होगा। और कई बार आपने देखा होगा टॉर्नेडो जैसी सिचुएशन अगर बन जाए, इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो जाए जो कुछ सब साफ चौपट, सब साफ, कुछ बचना ही नहीं। तो इसी तरीके से हवा को चलने के लिए प्रेशर डिफरेंस जरूरी है। अब हम लोग यहां पर आते हैं, इस डायग्राम को जरा गौर से देखो, इस डायग्राम को देखो, इसको देखो पहले। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक इंडिया का मैप बना हुआ है। अब इस मैप को अगर हम लोग देखें, यानी अगर हम इस छोटे से यहां पर अगर हम आपको एक मैप यहां से अलग बना के दिखा दें, फिर आपको यहां पर देखते हैं। देखो इस वाले सिस्टम को थोड़ा सा हम मैप बना ही लेते हैं अपने आप ही, फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखा देंगे। स्लाइड बहुत सारी लगी है, लेकिन मैनुअल जो तरीका होता है वो हमें लगता है उससे अच्छा कोई चीज है ही नहीं। ठीक, ये ऐसे ही तो है, ये श्रीलंका टांग दो, ये बन गया मैप। अब आपको ये पता है कि ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा थार क्षेत्र है, थार डेजर्ट है, और ये पूरा हिमालय रीजन है, ये वाला, ये पश्चिमी घाट है, और ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान है, ये पठारी क्षेत्र है, और ये आपकी इक्वेटर है यहां पर। ये बात तो आपको मैनुअली समझ में आ गई। अब इसी डायग्राम को हम लोग वहां पर चलते हैं जहां पर अभी हमने आपको यहां ये वाले को, इसमें बताना आपको ये है कि ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा एक स्लाइड है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां जैसे अभी हमने आपको एक डायग्राम बनाया था छोटा सा इंडिया का, और उसमें यहां पर बताने की ये कोशिश की थी कि आखिर ये जो बना हुआ है इसी को अगर हम यहां पर छोटा सा बना दें, जैसे ये बना हुआ, तो ये आप यहां से देखेंगे तो ये आपकी इक्वेटर जा रही है इसके नीचे से। अब इक्वेटर के बारे में अभी हमने आपको बताया था, इक्वेटर पर आपको 21 मार्च का दिन का मतलब सूरज इक्वेटर को पार करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंट्री करता है, और सूरज 23 सितंबर को पार करके सदर्न हेमिस्फीयर में एंट्री करता है। जब ये 21 मार्च को सूरज उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करता है तो इसको कहते हैं समर सोलास्टिक कहते हैं। इन्हीं 21 मार्च और 23 सितंबर के ही वो दिन हैं जो पूरी दुनिया में दिन और रात भी बराबर होती। लेकिन सूरज जैसे ही 21 मार्च को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आएगा, तो बच्चा यहां पर ध्यान रखना, सूरज का धूप जो है इस जमीन पर भी पड़ेगी और पानी पर भी पड़ेगी। अब पानी पर पड़ने का मतलब भारत के एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ इंडियन बे ऑफ बंगाल है, क्योंकि भारत की जो पेनिनसुलर पोजीशन है यानी प्रायद्वीपीय स्थिति है,
दो भागों में विभाजित कर देती। एक तरफ इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल और एक तरफ इंडियन ओशन का अरेबियन सी और सदर में पूरा इंडियन ओशन। अब जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो जाहिर सी बात है धूप पानी पर भी पड़ेगी और धूप इस जमीन के ऊपर भी पड़ेगी, यानी दोनों के ऊपर धूप पड़ना शुरू होगी। यानी टेंपरेचर बिखर गया, टेंपरेचर डट के पड़ गया उत्तरी गोलार्ध में। यानी मार्च के बाद जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे 21 मार्च के बाद टेंपरेचर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध में आ गया, अब हम लोगों के ऊपर ज्यादा मेहरबान होने जा रहा है। अब जैसे जैसे सूरज उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो टेंपरेचर नदर्न हेमिस्फीयर का बढ़ेगा, और नदर्न हेमिस्फीयर का टेंपरेचर बढ़ेगा तो बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर का जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो बच्चा नदर्न हेमिस्फीयर का प्रेशर गिरने शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। अब जब नदर्न हेमिस्फीयर का टेंपरेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा, इसके अपोजिट चले जाएं सदर्न हेमिस्फीयर में टेंपरेचर गिरने लगेगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो अब क्या होगा कि जैसे अभी बताया था जो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी और वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी, और वो ट्रेड विंड जैसा आपको बताया था आईटीसीजेड वाले में दोनों टकरा रही थी, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास का एरिया था। अब जैसे ही आपको ध्यान रखना है, एक बात और बताई थी कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि जो दोनों गोलार्धों की जो ट्रेड विंड हैं जो आपस में आईटीसीजेड वाले एरिया में टकरा रही थी, अगर हम लोग इसे यहां पर देख लें तो जैसे ये इक्वेटर था ये, और यहां से ये आ रही थी ये ऐसे, ठीक। अब ये ऐसे थी। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो आईटीसीजेड यहां पर नॉर्मली कंडीशन में था, जैसे ही सूरज उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध की ओर सूरज बढ़ने के साथ साथ आईटीसीजेड जो है ये उत्तर की ओर खिसकने लगेगा, और जब उत्तर की ओर आईटीसीजेड खिसकने लगेगा तो नदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड छोटी होती चली जाएंगी, यानी कम शक्तिशाली हो जाएंगी, लूज पड़नी शुरू हो जाएंगी, कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है एक तो लंबी भी हो जाएंगी और ताकतवर भी हो जाएंगी, क्योंकि उनके पीछे प्रेशर बहुत ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो वो तेजी से चलेंगी। तो अब क्या होगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में आईटीसीजेड जो है ये उत्तर की ओर खिसकने लगेगा। उत्तर की ओर खिसकने का मतलब नदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है वो शॉर्ट होती चली जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध की बड़ी होती चली जाएगी, ताकतवर होती चली जाएगी। इसका मतलब जो आईटीसीजेड है वो जून तक आते आते ये 25 नॉर्थ जो लैटिट्यूड है यानी हिमालय के यानी शिवालिक के पैरेलल तक पहुंच जाता है। यानी जो भिड़ंत 0 डिग्री के आसपास हो रही थी दोनों गोलार्धों में, वो भिड़ंत होने लगती है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, यानी आईटीसीजेड उत्तर की ओर कूच कर गया। जैसे आपने यहां पर अभी देखा भी था, जैसे यहां पर देखो ये आईटीसीजेड जो ये हिमालय के बिल्कुल ये वाली लाइन जो ये आईटीसीजेड उत्तर की ओर चला गया, यानी जो ट्रेड विंड यहां दोनों टकरा रही थी, अब ये टकरान जो है ये बिल्कुल एकदम विलुप्त हो जाएंगी, ये बहुत ताकतवर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जब ये मान लो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई, यानी जैसे ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे अभी ये बताया था, तो अब जैसे ही ये पार करेंगी इस इक्वेटर को, अब इक्वेटर को पार करते ही क्या हो जाएंगी, कैसी बन जाएंगी, देखो यहां पर एक मिनट, इसमें देखो ये पार करते ही कैसे हो जाएंगी, हम आपको यहां पर इस डायग्राम के बाद इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बने हुआ है लेकिन ये बड़ा डायग्राम है, देखो छोटा सा बना देते हैं यहां पर। ये देखो ये इक्वेटर बना दिया। अब जब इक्वेटर से ये हवाएं पार करेंगी, यानी सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इन्हें कहेंगे। अब ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये पार करेंगी, और जैसे हमने शुरू में बताया था कि फेरल लॉ ये कहता है, यानी पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये तुरंत दाहिनी ओर घूम जाएंगी, यानी राइट मुड़ जाएंगी, और राइट मुड़ते ही तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसे, जरा देखो बच्चा, ऐसे मुड़ जाएंगी। अब क्या होगा कि ये मुड़ जाएंगी ऐसे, और ये भारत की जो पेनिनसुलर का पोजीशन के वजह से ये दो भागों में बट जाएंगी। एक जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जा रही है,
इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल की मानसून शाखा, इसे कहेंगे अरेबियन सागर यानी अरब सागर की मानसून शाखा। यानी दो भागों में ये मानसून विंड्स बट गई, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक अरेबियन सी मानसून ब्रांच। अरेबियन जो मानसून ब्रांच है इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा, और बंगाल की खाड़ी को कहते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। अगर दोनों में कंपेयर करने को आ जाए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं आप लगभग 70% जो भारत में रेनफॉल होती है वो आपका अरेबियन सी मानसून ब्रांच से होती है, और करीब करीब 30% जो होती है वो आपकी बे ऑफ बंगाल से। यानी अरेबियन सी मानसून ब्रांच जो ज्यादा पावरफुल है बे ऑफ बंगाल की कंपेरेटिव। अब यहां पर देखो ये दोनों आपस में दोनों मिली। अब यहां पर एक बात सुना होगा आपने, सुनते होंगे सबसे पहले केरल में मानसून आया, तो भैया सबसे पहले एरो यहीं तो टकरा रहा केरल के मालाबार कोस्ट से। अब क्या होगा जब ये केरल के मालाबार तट से टकराएंगे, ये पश्चिमी घाट है, ये आपका हिमालय विंध्याचल है, ये आपका सतपुड़ा है, ये अरावली है, और ये हिमालय पड़े जाएगा ऐसा। इसी में अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये आपका हो जाएगा अरब यानी पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा आपका हिमालय, और ये हो जाएगा आपका विंध्याचल, ये हो जाएगा आपका सॉरी ये विंध्याचल, ये अरावली और ये सतपुड़ा। इसी को अगर आपको यहां पर इस डायग्राम में समझना है तो आप यहां पर समझिएगा, ये तो आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये आपका ईस्टर्न घाट है जो कि ब्रेक है, ये आपका विंध्याचल, ये आपका सतपुड़ा, ये आपका अरावली, और ये आपका डार्क है हिमालय। अब याद रखिएगा जैसे ही हवाएं उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध का तो टेंपरेचर बहुत ज्यादा है। अब टेंपरेचर ज्यादा होने के वजह से उत्तरी गोलार्ध की ये हवाएं हो जाएंगी गर्म, और जब गर्म हवा किसी समुद्री सतह से गुजरेगी, यानी कोई हॉट विंड अगर कोई वाटर बॉडी के ऊपर से क्रॉस कर रही है तो उस हॉट विंड जो है पानी को क्या करेगी, एवोपरेट करेगी, यानी अपने साथ बहुत सारी ह्यूमिडिटी ले लेगी, जिसे हम लोग वाटर वेपर जलवाष्प कहेंगे। यानी गर्म हवा की यह खूबी होती है कि वो जल नमी को अपने साथ पी लेती है, पानी को एवोपरेट कर लेती है, जो कि वाटर वेपर के रूप में उस हवा के साथ हम भी चलेंगे, यानी पानी भी चाह रहा है। यानी कि जो हवाएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में जब इंटर करेंगी तो गर्मी की वजह से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बहने के कारण ये हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म के साथ साथ हॉट एंड ह्यूमिड हो जाएंगी, हॉट एंड वेट हो जाएंगी, हॉट यानी गर्म और आर्द्र हो जाएंगी। जब ये गर्म और आर्द्र हो गई, अब ये क्या करेंगी, अब जैसे ही यहां पर ये पश्चिमी घाट पर पहुंची और यहां पर केरल के तट से टकराई, पर सबसे पहले 1 जून के आसपास, जैसे ही केरल के तट से टकराएंगी, जब कोई भी गर्म हवा यानी गर्म और आर्द्र हवा जब किसी बैरियर से, नेचुरल बैरियर से टकराएगी तो जाहिर सी बात है उसका हाल ये होगा कि वो ऊपर की ओर उठने लगेगी, जैसे हम लोग बाइक से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, बाइक से जैसे फ्लाईओवर चढ़ना शुरू करें, अगर पैदल चलना शुरू करें तो देखो एनर्जी डाउन होने लगती है। इसी तरीके से जब ये हवाएं गर्म और आर्द्र हवाएं ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती हैं, ऊपर जाने पर टेंपरेचर कम होता है, यानी टेंपरेचर कम होगा और हवाएं फैलने लगेंगी। ऊपर प्रेशर भी घटता है, प्रेशर घटेगा तो हवाएं फैलेंगी, टेंपरेचर भी घटता है क्योंकि 1 किलोमीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड टेंपरेचर घटता है, इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते। जब ये घटेगा तो हवाएं फैलेंगी, ठंडी होंगी तो उसी को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। यानी कि अब जो है वो वाटर वेपर जो है अब वो फिर से ड्रॉप में बदल जाएगी, और ड्रॉप जब इतनी बड़ी हो गई कि हवा उन्हें अपने साथ नहीं टहला सकती, नहीं ढो सकती, तो वो सारी ड्रॉप भड़बड़ा के नीचे गिर जाएगी। उसी को रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वर्षा, वृष्टि कुछ भी कह लो कहेंगे। जैसे अगर आपको यहां पर इस चीज को देखना हो, जैसे यहां पर देख रहे होंगे कि अगर हम इसी को मान लें, ये मान लो अरब सागर से ऊपर से जो हवाएं आ रही थी, इसे आप पश्चिमी घाट मान लो, ये जब ऊपर से ऊपर उठेंगी, ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, बादल बनेंगे, क्लाउड बनेंगे, और ये खूब झमझमा के ये बरसात कर देंगी। इस एरिया में जब उतरेंगी तो हवाएं नीचे आने पर कंप्रेस होंगी, टेंपरेचर बढ़ने लगेगा, टेंपरेचर बढ़ने की वजह से हवाएं गर्म होने लगेंगी, और जब गर्म होने लगेंगी तो हवाएं नमी को खाने लगेगी, इसलिए इस वाले एरिया में बरसात नहीं होती, इसलिए इसे रेन शैडो एरिया कहा जाता है। बताना मकसद यह था कि जब ये हवाएं इससे टकराएंगी तो अरब सागर के जो पश्चिमी वेस्टर्न घाट है, जो
और अरब सागर के कोस्टल वाला एरिया, यानी ये वाला एरिया जिसे हम लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, इसकी बहुत ही जम के धुलाई होती है। यहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसीलिए यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलेगी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपके खोपड़ी में बाल ज्यादा हैं तो जुए होने के चांस ज्यादा हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो वहां पर बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगी। दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती, और इन्हीं को ब्राजील में पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। खैर आगे चलते। तो अब जब यहां से ये हवाएं टकराएंगी तो यहां खूब जम के धुलाई करेंगी, लेकिन बच्चा जब इधर उतरेंगी तो इनके पास क्या होगा, ये सोखते को जैसे निचोड़ दो। अब जब पानी रहेगा ना सोखते में, क्या करोगे, जब इधर आई पहली बात तो ये नमी अपनी गिरा चुकी, तो इसका मतलब यहां पर वो सूखी भी हो गई, तो इसलिए इस एरिया में बरसात ना कराती ज्यादा, इसीलिए इस एरिया को हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। अब क्या होगा, जब ये मानसून विंड्स एक तो इधर के ऊपर से निकल गई, यानी बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस वाले में देखो। अब इसी डायग्राम को हम यहां पर अगर हम एक बार फिर से देखें इसी में, क्योंकि वहां पर बने हुए थे, माउंटेन बने थे, इसलिए वो वाला डायग्राम लाए। अब यहां पर क्या होगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये केरल से टकराए, ये पश्चिमी घाट था जिसके बारे में अभी जिक्र किया, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, ये अरावली है, और ये हिमालय है, और ये आपका ईस्टर्न घाट था। ठीक, तो यहां पर खूब डट के बरसात होगी, बहुत हैवी रेनफॉल होगी यहां पर। ठीक है, ये वाला एरिया में, और यहीं पर अभी बताते एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। लेकिन जब ये आगे की ओर पहुंचेंगी मानसूनी विंड, तो ऐसे आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो बच्चा यहां पर इस पर पहुंचेंगी, तो इसका मतलब इस एरिया में रेन शेडो एरिया होगा, क्योंकि नमी बची नहीं। दूसरी बात, नीचे आ रही तो गर्म हो रही, गर्म होगी तो हीट खाएंगी, पानी को खाएंगी। अब ये वाली जो बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, ये वाली ऐसी जा रही है। अब ये ऐसा था ही नहीं ये रुक जाएगी कि तुम इधर बरसात करा के आओ फिर हम आते हैं। ये दोनों जो है यहां पर, ये दोनों आगे जा रहे। अब क्या होगा, अभी बताया था, ये आपका हिमालय पड़ जाता है। अब हिमालय की जो ये सिंगम जैसी मूंछ इधर को लटकी दिख रही, इसे कहते हैं अराकानियोमा। ये पूरा हिमालय है, और ये इधर जाएंगे तो आपको किरथर, सुलेमान, हिंद कुछ तमाम तरीके के यहां मिलेंगे। पाकिस्तान साइड में ऐसे हिमालय है, चापाकार आर्क शीट में। अब क्या होगा, एक इनमें जो है यहां पर क्या होगी, ये गंगा, ये नर्मदा और ये ताप्ती, ये नदियां इन घाटियों में, इनमें क्या हो जाएगी, इनमें मानसून जो है फंस के इधर की ओर चला जाएगा, जो कि आपका इधर अमरकंटक और बस्तर इधर बरसात कराता है। बाकी जो है ये आपका इधर राजस्थान, गुजरात को इधर पार करते पाकिस्तान के ऊपर से जा रहा है, बाकी इधर जा ही रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर तो बरसात कराई, लेकिन आगे ये वाला और ये वाली इधर बरसात करा रही, जो घाटियों में फंस के चली गई। ये जो है, और क्योंकि बात ये कर रहे थे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ रहा है तो आईटीसीजेड बढ़ रहा है, आईटीसीजेड बढ़ रहा है, लो प्रेशर एरिया ऊपर खिसक रहा है, तो हवाओं को और जल्दी तेजी से खींच रहा है ऊपर की ओर। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे यहां तक आते आते, ये एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये जो एरिया है यहां पर अरावली पड़ता है, जो कि अरावली मानसूनी विंड्स के पैरेलल पड़ता है, इसलिए इनको रोक नहीं पाता है। अगर ये रोक लेता मानसूनी विंड को अरावली, तो अरावली राजस्थान में भी आज हरियाली होती, हरा भरा, बंजर नहीं होता, क्योंकि यहां पर अरावली जो है इनको रोक नहीं पाता। यहां तो ये बरसात नहीं कराती है। ये एरिया यहां पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड, जब ये हिमालय से टकराती तो खूब डट के बरसात कराती हैं। इसका मतलब हवाएं वही हैं, सब कुछ वही है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर कोई रोकेगा तो ये ऊपर चढ़ेंगी, ऊपर चलेंगी, ठंडी होगी तो बरसात कराएंगी। इसी को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, वो आगे की बात है। तो अब क्या होगा, ये वाली ब्रांच जो है यहां पर पहुंच गई, खूब डट के बरसात कराई। अब जरा हम लोग इस पर आ जाओ, ऐसा तो है ना ये रुक जाएगी। अब ये भी क्या करेगी, ये भी टकराई जाके, यहां देखो क्या हुआ, ये पहुंच गई यहां पर, और ये आप चेरापूंजी वाला एरिया है। जब ये यहां पर पहुंची तो देखो इधर पार नहीं कर सकती, क्यों, अराकानियोमा है, बहुत ऊंचा है, हिमालय को इधर पार नहीं कर सकती, और पीछे आ नहीं सकती क्योंकि पीछे प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये नहीं कोई पीछे बंदूक लिए खड़ा, पीछे हटे मार दिए जाओगे, जो कुछ करना आगे जाओ, यानी आगे आप पार नहीं कर सकते, इधर जा नहीं सकते, पीछे आ नहीं सकते। अब क्या करेंगी, ये घूम घूम के झूम बराबर झूम, खूब डट के घूम के, ये जो कीप नुमा आकार हिमालय मेघालय का है, गारो खासी जयंतिया, खूब डट के बरसात कराती मानसून राम, जिसका चेरापूंजी का ही वो एक तरीके से नाम है। तो यहां पर खूब डट के बरसात कराती है, और इनके पास एक ही ऑप्शन होता है, ये आपको जो है हिमालय के और इस पूरे एरिया के पैरेलल जो है चलती रहती इधर की ओर, क्योंकि इधर आ नहीं सकती, इधर पार नहीं कर सकती। अब एक ही तरीका है इनके पास, चलो इधर।
ये अब क्या होगा, जैसे जैसे आप सागर से दूर जा रही तो बरसात कराती जा रही, नमी कम होती चली जा रही। इसलिए ध्यान रखना, कलकत्ता में ज्यादा बरसात, पटना में उससे कम बरसात, बनारस में उससे कम बरसात, लखनऊ में उससे कम बरसात, दिल्ली में उससे कम बरसात। यानी जैसे जैसे ये जा रही, इनमें नमी कम होती चली जा रही और बरसात की मात्रा भी घटती चली जाएगी। ये दोनों विंड्स जाके पंजाब में जाके आपस में मिल गई। बेहतरीन सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि दोनों मानसूनी विंड्स जो हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच आपस में मिलती कहां, तो पंजाब में आके मिलती हैं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म सारी इतनी हमने बताई, ये कब तक होगी? अब ये आपको एक अगले फिगर मैच में बताएंगे कि आखिर किस डेट में कहां कहां मानसून पहुंचता है। तो जरा देखते हैं, जो अभी हमने आपको ये बताया, तो ये तो आपको हमने पूरा बता दिया एक साथ, लेकिन अब यहां पर देख लो किस डेट में कब कब पहुंचता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि मानसून 1 जून को क्या होता है, इस पूरे एरिया में यानी तमिलनाडु केरल वाले एरिया में आ जाता है। 5 जून तक ये आपका आधा कर्नाटक, पूरा केरल, आधा आंध्र प्रदेश को समा जाता है। उसके बाद फिर 10 जून तक क्या होता है, ये महाराष्ट्र का तमाम हिस्सा पकड़ लेता है और ये पूरा एरिया आ जाता है। इसी तरीके से 15 जून तक यहां लगभग मध्य भारत में पूरा एंट्री कर जाता है और 15 जुलाई तक होते होते पूरा का पूरा भारत को कवर कर लेता है। यानी जहां तक आपको ये लाल एरो दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहां डेट बाई डेट लिखा हुआ है, जैसे ये जो लिखा हुआ है 15 जुलाई, 15 जुलाई का मतलब ये वाला कलर, यानी 15 जुलाई आते आते पूरा भारत में ये कवर कर लेता है। खूब झमाझम जुलाई अगस्त तक बरसात होती, ठीक है। अब फिर याद करो सूरज महोदय को। हमने कहा था कि सूरज 21 मार्च के बाद उत्तर की ओर जाता है और 23 सितंबर के बाद दक्षिण की ओर जाता है। भैया जब 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर होता है, अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर आ चुका होता है, फिर उसके बाद वो धीरे 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 दक्षिण की ओर खसकना शुरू होता है, क्योंकि 21 जून ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। परछाई सबसे ज्यादा छोटी होती है उसी दिन, याद रखना, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में आपकी। अब क्या होगा, जैसे सूरज धीरे धीरे अब क्या करेगा, दक्षिण की ओर खिसकना शुरू करेगा। तो दक्षिण की ओर खिसकने से क्या होगा कि धीरे धीरे ताप, जो टेंपरेचर है, अब दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। यानी इतने जुलाई अगस्त के बाद अब दक्षिण की ओर धीरे धीरे जब शिफ्ट करेगा, तो दक्षिण की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करेगा, तो उत्तरी गोलार्ध का टेंपरेचर जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी अब हवाएं और ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगी, क्योंकि टेंपरेचर अब जो है बढ़ने, अब गिरने लगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ने लगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये कंडीशन ये आएगी कि जब सूरज जो आ जाएगा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, तो अब क्या हो जाएगा, जो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं थी, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं थी जो उत्तर की ओर गई थी, यानी ये जो हवाएं उत्तर की ओर गई थी, यानी यहां पर हम दो सीन बना दें आपको, ये वाला देखो, देखो ये था सीन ऐसे, ये हवाएं गई थी, ये ऐसे थी, ये पश्चिमी घाट था, ये अरावली था यहां पर, ये ऐसे गई, ये हिमालय था, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा थी ये, ठीक, ये गई, ये ऐसे घूमी, ये आके यहां पर पंजाब में मिली दोनों, ठीक, ये ऐसे अरब ये बना दो, अब नर्मदा विंध्याचल, वो नर्मदा ताप्ती वाली। तो अब क्या हुआ, एक तरफ तो ये हवाएं ऊपर चढ़ी, अब जब उत्तरी गोलार्ध का टेंपरेचर गिरने लगेगा, तो टेंपरेचर गिरने लगेगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब ये हवाएं ऊपर की बजाय नीचे की ओर बहना शुरू हो जाएंगी। और शुरुआत में एक लाइन बताई थी, द सीजनल चेंज ऑफ विंड इज कॉल्ड मानसून। तो अब क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का जब प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो अब हवाएं क्या करेंगी, उत्तर गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रस्थान करेंगी। अब क्या होगा, जो आईटीसीजेड था, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड थी, जो शिवालिक के आसपास तक आ गई थी इतनी ताकतवर होके, उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड लगभग गायब सी हो गई थी। अब क्या करेगा, अब किलबाजी उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड की। अब कहेगा तुम पीछे भागो, हम आगे आ रहे हैं। अब उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड ज्यादा पावरफुल होने लगेंगी और यही क्या करेंगी, अब ये फिर इधर की ओर बहना शुरू करेंगी, यानी वापसी होने लगेंगी। इसी को रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब ये लौटना शुरू करेंगी। तो बच्चा ध्यान से देखिएगा कि लौट रही, तो ये तो सब जमीन के ऊपर से लौट रही, जमीन के ऊपर लौटने की वजह से यहां पर जो है
पानी तो मिला नहीं, तो इसलिए सूखी सूखी लौट आई। लेकिन ये जो ट्रेड विंड है ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही हैं, और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही तो कुछ तो नमी पी होगी इन्होंने, और जो नमी पी होगी तो यहां पर तमिलनाडु का ये कोरोमंडल तट है, यहां पर जावेदी, शिबरा है, शेषाचल, तमाम तरीके की पहाड़ियां हैं। जब ये ट्रेड विंड यानी जो नमी जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही थी, ये आके कोरोमंडल तट से टकराएंगी, और कोरोमंडल तट से टकराएंगी तो बरसात करा देंगी। इसीलिए कहते हैं कि भारत के किस कोस्ट पर लौटते हुए मानसून से बरसात होती है, रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल होती है, शीतकाल में बरसात होती है, नवंबर दिसंबर में बरसात होती है, उन सब का आंसर कोरोमंडल तट होता है। जैसे ये कोरोमंडल तट को पार करेंगी, ये इक्वेटर पड़ा, इक्वेटर से फिर ये क्या मुड़ जाएंगी, लेफ्ट मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड राइट मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड लेफ्ट मुड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये हुआ आपका एक मानसून का नॉर्मल प्रक्रिया, यानी कि मानसून का जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि जो है कि ऋतु मौसम यानी हवाओं का ऋतु परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। तो ये पूरी एक सिंपल मैकेनिज्म थी, यानी हर आदमी को ये समझ में आ जाएगी। बाकी इसके लिए हमने बताया इसके 4 अलग अलग थ्योरी हैं, जो आपका जो थर्मल हीट थ्योरी, जिसकी हमने एक लगभग आपको एक झलक देखने को मिली होगी। ये पूरा का पूरा एक लंबा टॉपिक है, जैसे आपका जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है, आपका एक डायनामिक थ्योरी है, तमाम तरीके के हैं। ठीक, उसमें आपका तिब्बतन पठार का रोल क्या है, जेट स्ट्रीम का रोल क्या है, तमाम तरीके के हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको जो शुरुआत में हमने आपको कुछ चीजें बताई, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ही आपका जो है वो बताया था, क्या बोलते टेम्परेचर प्रेशर के बाद में जल और थल में क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर को लेके, ये सारा मैकेनिज्म हर जगह आपको एक सेम समान मिलेगा, बस सिर्फ नाम बदले मिलेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म सेम ऐसे मिलेगा। तो ये कोशिश थी ताकि आपको, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक विंटर सीजन में देखो ये हवाएं ऊपर से नीचे, ऊपर से आ रही, लौट रही, और समर सीजन में ये हवाएं ऊपर की ओर चढ़ रही थी। इन्हीं के अल्टा पल्टी को ही तो मानसून कहा जाता है, शुरुआत में ही बताया था। तो ये जो है आपको एक मानसून का एक छोटा सा कह सकते हैं एक डेमो था, या जो भी कह लें आप, एक तरीके से आपको एक समझाने की कोशिश की, ताकि अगर आप इसे समझ गए तो समझ लीजिए फिर आगे की जो और कॉन्सेप्ट हैं वो आप उन्हें समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको यह पता हो चुका होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है, हीट यानी लैंड और वाटर में क्या रिलेशन पाया जाता है टेम्परेचर को लेके, यानी सूरज उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में कब आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कब आता है, मानसून टर्म कहां से लिया गया, और इसीलिए और फिर ये मानसून क्लाइमेट क्या है, इन तमाम चीजों को समझने में आपको यह आसानी रहेगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।